तो आज हम आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। तो ये हमारे पास आर.डी. शर्मा की बुक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कहती है कि इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एट 0 A एंड B देन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे 4 दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस का जो है ओवरव्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इस पर हम वो ट्राइंगल जो दे रखा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ओ दे रखा है, क्या दे रखा है 0,0 और ए दे रखा है हमारा A,0, ये हमारा ए हो जाएगा। और बी हमारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है हमारा 0,A। ठीक है, अब इन वर्टिसेस को मिला देते हैं तो जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल हमें दे रखा है। अब इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर होता है कि अगर उनके जो ये है ना वर्टिस से एल्टीट्यूड डालते हैं हम सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर, तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये हमारी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये तो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर ये होता है कि इसके इर्द गिर्द जो हम सर्कल बनाएंगे ना उसका जो सेंटर होगा वो कहेगा सर्कम सेंटर। ठीक है, या फिर सर्कम सेंटर की एक और डेफिनेशन हम इस तरह से भी बोल देते हैं कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका एक परपेंडिकुलर हम एक इस पर लाइन खींच लेते हैं जो दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करती हो, यानी इधर भी जो डिस्टेंस हो वो सेम हो दोनों को और ये परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये सेम होंगी, यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे उन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन एक, या फिर हम तीसरी भी लाइन खींच सकते हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है ना इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, तो ये भी हमारी एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि हम उसका जो है उसका सर्किल खींचते हैं ना, तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा उसी को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब हमें चूंकि ये दे रखा है और उसने पूछा है कि सर्कम सेंटर और ट्राइंगल की बीच की दूरी, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब पहली बात तो यहाँ पर देखिए कि इस पहला हमारी ये क्या है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या है कि सामने वाली वर्टेक्स से जो है हम क्या डालेंगे एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इससे अगर हम सामने वाले पर परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो वो क्या आएगी हमारी ये। ठीक है, और इस वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो क्या आएगी हमारी ये। और अगर हम इस पॉइंट से इस वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो वो भी हमारी क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, अब ये देखिए तीनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या है हमारा, ये O0,0। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे राइट एंगल ट्राइंगल का हमें याद भी होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ये होगा हमारा। तो ये हमारा इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। अब हम बात करते हैं सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर ये है कि हम ये वाली डेफिनेशन लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों को किस तरह से बाइसेक्ट कर सकते हैं, A/2 और ये भी हमारा A/2। तो ये हम इसके ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये हमारा A/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या आएगा इसका A/2, A/2। ये जो हमारा आएगा ये हमारा इसका क्या हो जाएगा सर्कम सेंटर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया बस, ये यहाँ पे ये कहीं पे मतलब ये सेंटर में आता है, ये यानी ये भी जो हमारा आता है ये दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा A,2 और A,2 ये हमारा आ गया इसका सर्कम सेंटर, और 0,0 क्या आ गया हमारा ऑर्थो सेंटर। तो अब हम दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो बीच के पॉइंट की दूरी क्या होती है हमारी x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर x2 हमारा हो जाएगा A/2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा A/2 - 0 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा √A² प्लस A²/4। और इसको हम क्या कर सकते हैं 2A²/4, ये आ जाएगा हमारा A²/2 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हमारा A/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 का ऑप्शन वाला हमारा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द एंगल्स A, B एंड C ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कोई A, B, C दे रखा है, उसके ये 3 एंगल्स हैं, ये किस में है AP में है। ठीक है,
इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 6, बी सी इज इक्वल्स टू 7, देन ए सी हमें निकालना है। तो पहले क्वेश्चन का हम ओवरव्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन का ओवरव्यू उतार लिया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी जो ये एंगल्स हैं ना, ये हमारे एपी में है। तो अगर एपी में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और उसने हमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पर ए बी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। बी सी इज इक्वल्स टू 7, बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है, 7 दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है बी, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं ना, उनका सम क्या होता है हमारा, 180 होता है, 180। अब यहाँ पे a प्लस सी क्या दे रखा है, a प्लस सी हमारा 2b दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3b हो जाएगा और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 60। अब देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है और एंगल b पता है और हमें b फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, क्या है कि cos b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ठीक है। यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा b स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें तो ये हमारा आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। इसको हम इधर मल्टीप्लाई करके इधर लेकर चले गए और बी स्क्वायर को हम इधर ले आए, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए हमारा क्या दे रखा है, ए हमारा 7 दे रखा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 प्लस सी हमारा क्या दे रखा है 6, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 इंटू ए इंटू सी का हमारा जो है ये दे रखा है। तो ये हम लिख लेते हैं ऐसे ही 7 इंटू 6 कॉस 60, ठीक है, क्योंकि बी हमारा 60 आया है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 49 है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये हमारा आ जाएगा 42 इंटू ये हमारा cos 60 क्या हो जाएगा 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 42 और 49 में से 42 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 36, इसको हम लिख लेते हैं प्लस 7 बचेगा और 36 प्लस 7 हमारा कितना होता है 43। अब b स्क्वायर हमारा क्या आया 43, तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगी √43 और ये हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये लगभग इसकी जो है वैल्यू होगी 6.557। तो ये हमारी b की वैल्यू आई है, यानी b इज इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट हुआ है 6.557, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, पर वह हमारा जो आंसर आया है वो आया है 6.557। तो इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन इन तीनों में से करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें इसका मतलब हम टिक करेंगे डी पे, नन ऑफ दीज वाले पे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज D देन D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी इन दोनों P और Q के बीच की डिस्टेंस हमें D दे रखी है, तो हमें D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि P पॉइंट इस तरह से दे रखा है, Q पॉइंट इस तरह से दे रखा है, उसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है D दे रखी है, तो हमें D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस हमारी क्या होगी, D इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट, चूँकि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम इजली निकाल सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे क्योंकि ये हमने वही वाला पॉइंट उतार लिया, Q हमारा इस तरह से दे रखा है, तो दोनों पॉइंट की डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है x1 x2, तो यानी x2 माइनस x1 a cos 48 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पर y2 दे रखा है a cos 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर आ जाएगा ये cos स्क्वायर 48 डिग्री प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 12 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बाहर हमारा क्या आएगा a आएगा अंडर रूट cos स्क्वायर 48 प्लस cos स्क्वायर 12। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा चूँकि d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर लेते हैं यहीं से। तो ये हमारा d स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर 48, तो पहले हम एक चूँकि वैल्यू जानते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है हमारा,
कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये वाला हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोनों जगह हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 48 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारा ये 96 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस 24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 कॉमन है तो हम पूरा 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस कॉस 96 प्लस कॉस 24, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2d स्क्वायर, और ये हम अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2a स्क्वायर। तो इधर हमारा क्या बचेगा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बचेगा a स्क्वायर कॉस 96 प्लस कॉस 24। अब यहाँ पे हम कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो पहले हम एक मरतबा ऐसे ही लिख लेते हैं 96 प्लस कॉस 24। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 96 प्लस 24 बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी बाई 2 96 माइनस 24 बाई 2। ठीक है, इसका सम हमारा 120 आ जाएगा और इसका हमारा 72। तो 120 का हाफ करेंगे, पहले हम ये 2 से 2 इधर कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 120 का हाफ करेंगे तो ये 60 बचेगा, और यहाँ पे कॉस 36। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि cos 36 की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ पर cos 36 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम cos 36 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। तो वो क्या होती है हमारी √5 + 1/4। और अगर आप इसको फाइंड आउट करना भी चाहें तो मैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप a को मान लें 18, ठीक है, और फिर इसमें हम 5a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 19 आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करते हैं 2a + 3a करके इसको हम 90 के इक्वल लिख देंगे। यहाँ से हम 2a इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3a कर देंगे। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम साइन ले लेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पे जब हमने देखा तो साइन 2a का फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस 3a है तो ये हमारा cos 3a हो जाएगा, तो यहाँ पे हम cos 3a का फार्मूला लगा देंगे और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से हमारी साइन a की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। और साइन a हमारा क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, तो साइन a हमारा 18 दे रखा है, a हमारा 18 दे रखा है, तो साइन a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यानी साइन 18 हमारा फाइंड आउट होके आ जाएगा। इसको हमने जो प्रोसीजर बताया है, तो उसको साइन 18 को हम क्या करते हैं, cos 2a वाला फार्मूला लगा देंगे, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे हम साइन a यानी जो साइन 18 आया है उसकी हम वैल्यू पढ़ देंगे, तो ये हमारा cos 36 की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, पर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे ये cos 36 की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 इंटू cos 36 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √5 + 1/4। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे 4 × 8 क्या 2 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, a²/8 √5 + 1। तो ये हमारी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हम देख लेते हैं, a²/8 √5 + 1, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स a, b, b, c एंड c, a इज एट ओरिजिन, देन a³ + b³ + c³ क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे दे रखा है कि ये 3 हमारे जो है पॉइंट्स दे रखे हैं,
इनका जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंट्रॉइड वो हमारा क्या है, ओरिजिन पे है, ठीक है। तो पहले तो हम बता देते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका सेंट्रॉइड क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो ये हमारा ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है। अब चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सेंट्रॉइड कहाँ पे मौजूद है, 0 पे, तो ये हमारा क्या है 0,0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c, ये हमारा किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा इसके इक्वल होता है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, एक इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा a प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको 0 रख देंगे और 0 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये रिमेनिंग पार्ट। अब हम 0 के साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या इम्प्लाई हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 3abc। तो यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, 3abc। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3abc। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ़ o डैश 4,8/3 इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर O, A एंड B, यानी जिसका ये ऑर्थो सेंटर है जिस ट्राइंगल का, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं O, A, B, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल O डैश A B, ठीक है। यानी फिर जो O डैश ए बी जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहली बात तो हम ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन ऊपर ही बता चुके हैं। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर किसी वर्टिसेस से एल्टीट्यूड उसके सामने वाली लाइन पे डालते हैं तो उनके जो लाइंस का इंटरसेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा एक ट्राइंगल दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका ऑर्थो सेंटर पहले हम देख लेते हैं। तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, हम सामने वाले लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, ये हमारी हो जाएगी, और इससे हम इस सामने वाली पे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो अब ये जो हमारा है ना, इसको हम इधर से भी अगर एक लाइन डाल दें, वैसे 2 लाइन से भी हम देख सकते हैं कि हमें मिल जाता है। तो ये हमारा सेंटर दे रखा है O डैश, ये हमारा ऑर्थो सेंटर दे रखा है। ये क्या है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है 4,8/3। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो इसको हम इस तरह से दे देते हैं और इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। तो ये हमारा 0,0 और ये हमारा क्या आ जाएगा, A 8,0। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा हो जाएगा O डैश जो कि हमारा 4,8/3 है। अब इस ट्राइंगल का हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। अब ऑर्थो सेंटर की हम डेफिनेशन लगाते हैं कि इस वर्टिस से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि परपेंडिकुलर जो एटलस होता है वो किसी भी ट्राइंगल का यूनिक होता है। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये पड़ रहा है, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं हो सकती जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही इमेजिनरी बढ़ा लेते हैं लाइन। तो यहाँ से अगर हम इस वर्टिस से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा ट्राइंगल आउट ऑफ ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा इस तरह से पड़ेगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम इस वर्टिसेस से इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, इधर साइड में। थोड़ा सा हम इसको इमेजिनरी इधर बना लेते हैं तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो परपेंडिकुलर इस पे पड़ रहा है और इस ये इस पे पड़ रहा है, और ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये जो 2 लाइनें हैं जो परपेंडिकुलर जिस पे डाल रहे हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0,0 पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा।
ये तो हमने ज्योमेट्रिकली बता दिया। अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों लाइन की हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, तो वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये जो लाइन दे रखी है हमारी, ये एक तो इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, एक इस पॉइंट से होती हुई जा रही है 4,8/3। तो अब ये लाइन 2 पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो हम इसका 2 पॉइंट से अगर कोई जो है लाइन जा रही है तो हम उसकी लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, y माइनस y2, और हम y2 ले लेते हैं यहाँ पे x2 y2 हम ले लेते हैं 0,0 को। तो y2 क्या हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 0 माइनस y1 क्या ले लेते हैं 8/3, तो ये 8/3 हो जाएगा। और x2 माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली x माइनस x1 हमने क्या लिया है, x1 नहीं x2, ये हमारा x2 है 0, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। लाइन ऑफ इक्वेशन की जो है लाइन निकाल 2 तरीके हैं यहाँ पर, आप चाहे y2 x2 ले लें, चाहे y1 x1 ले लें, ठीक है। तो हमने y2 x2 लिया है और जहाँ पर हमने x2 y2 इसको माना है और x1 y1 इसको माना है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/3 और x माइनस 0 ये आ जाएगा हमारा x। तो ये हमारी लाइन इक्वेशन आ गई। ये कौन सी लाइन आ गई, ये वाली, ठीक है। ये हमारी लाइन आ गई y इज इक्वल्स टू 2/3x। अब हमें ये वाली लाइन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखिए ये तो एक ही लाइन से जा रही है, ठीक है, पर इसका ये जो लाइन है ना, ये हमारी इस पॉइंट से भी जा रही है, इस पॉइंट से भी जा रही है। तो हम करेंगे क्या कि इस वाली जो है लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे और ये वाली लाइन जो है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हमारी कोई अगर लाइन की हमें इक्वेशन मालूम है तो हम उसकी परपेंडिकुलर लाइन की भी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसको दिखा देते हैं कैसे निकलते हैं। तो पहले हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी भी फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों, ये भी पॉइंट से जा रहा है, ये इस पॉइंट से जा रहा है, तो इसकी भी हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे। y माइनस यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा x1, y1 है और ये हमारा x2, y2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम y माइनस y1 वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो y माइनस y1 क्या है, चूँकि हमें जहाँ पर भी आसानियाँ मिले तो हम वैसा वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। y माइनस y1 फिर क्या होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा 8/3, y1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन x2 क्या हो जाएगा हमारा 4 और x3 क्या हो जाएगा, x1 हमारा क्या हो जाएगा 8। तो 4 माइनस 8 x माइनस 8, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 8/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा, तो माइनस हमने पहले लिख लिया -4। ये हमारा 2 आ जाएगा और ये हमारा x माइनस 8 आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 x माइनस 8, ठीक है। अब इसका देखिए इस लाइन का स्लोप हमारा क्या है, ये है m1 माइनस 2/3। तो इस लाइन का स्लोप हमारा क्या होगा, चूँकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो 2 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। हम इस लाइन का स्लोप क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हम m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। m1 क्या है हमारा -2/3 इज इक्वल्स टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट m2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये हमारा इस इक्वेशन का स्लोप मिल गया। अब देखिए ये इक्वेशन, ये लाइन है, इसका हमें स्लोप मिल गया और ये एक पॉइंट जिस पॉइंट से होकर जा रही है वो पॉइंट भी हमारे पास है। तो हम लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या है, y माइनस y1 हमारा क्या हो जाएगा 0 और फिर क्या होता है हमारा ये स्लोप m2 यानी ये हो जाएगा हमारा 3/2 x माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3/2x। अब हमें 2 लाइन्स मिल चुकी हैं, एक तो ये लाइन है, दूसरी हमारी ये लाइन है। y इज इक्वल्स टू 2/3x। अब ये और ये लाइन का इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। तो ये लाइन का इंटरसेक्शन क्या होगा, हम इस वाली इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 2/3x पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2/3x ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम इधर ले आते हैं, 3/2x इज इक्वल्स टू 0 और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 माइनस 3/2x इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए 2/3 माइनस 3/2, तो ये तो हमारा 0 नहीं हो सकता,
चूँकि ये हमारा एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इम्प्लाई करेगा, x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। अब x इज इक्वल्स टू 0 हम चाहे यहाँ पुट कर दें और चाहे यहाँ पुट कर दें, तो हमें y क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, x 0,0। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। हम ऑप्शंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा 0,0 है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।